नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक शानदार अंदाज में आप सभी अपना साथ के साथ रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि कल भी मैंने काफ़ी आपको बताया कि भैया रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो कितना ही बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ लें, आप उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए सोने से पहले आप सभी रिवीजन करिए। तो आज आप लोग मुझे बताइए किस किस ने सोने से पहले रिवीजन किया और उनको एक थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हमें चीज़ें याद रहती हैं अगर हम सोने से पहले रिवीजन करते हैं। और साथ में आप सभी लोग अपने हालचाल भी बताइए कि कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सबके हालचाल। जल्दी से एक बार सभी आए। स्वाति हैं, अभिषेक हैं, मनीष हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित, शाक्या हैं, शिवानी हैं, दीपिका हैं, रुचिका हैं, अभिषेक यादव जी हैं, जयदीप हैं, अंकित यादव हैं और हमारे साथ हैं अनिमा, विनीत, अनुष्का, दिलखुश कोई बड़ा सा नाम है यार, मनीष हैं, चंद्रशेखर जी हैं, संध्या हैं, विपुल हैं, प्रियंका, राहुल, रिंकू, अरुण, योगेश, सूरज कुमार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, 6 बजे क्लास लेना चालू कर दिया दोबारा से। चलिए बहुत बड़ा धन्यवाद। रामू है, प्रवेश, मोहित, अमन है और हमारे साथ अब आपके कमेंट काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं तो मैं सभी के नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, शत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। अपने हालचाल बताइए। हालचाल का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है तैयारी के दौरान। अगर आपके हालचाल अच्छे हैं तो तैयारी में आपको मज़ा भी आएगा, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, तो तैयारी आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर स्ट्रेस लेते हैं तो आसान चीज़ भी बड़ी मुश्किल लगने लगती है। इसलिए मज़े से तैयारी करो, मेहनत करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। प्रेशर और स्ट्रेस नहीं लेने का है, ये किसी भी चीज़ की कोई दवा नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोटिफिकेशन नहीं आया क्या यार, तुम बच्चे हो बिल्कुल, है नोटिफिकेशन के भरोसे बैठे रहते हो। जब आपको पता है कि भाई क्लास का टाइम ये है तो इस टाइम खुद ही आ जाना है, क्या नोटिफिकेशन आ जाना है। आपके जैसा ही टीचर चाहिए। अरे वाह भाई, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। मुझे भी आपके जैसे ही बच्चे चाहिए जो इतने मस्त तरीके से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखो डेली का भाई प्रोसेस ये रहा करेगी कि मैं पिछले पढ़ाए हुए में से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा करूंगा, ये चेक करने के लिए कि आपने रिवीजन किया है या नहीं किया है। तो चलो आज का मेरा क्वेश्चन है, कल के पढ़ाई हुए में से आप सभी मुझे बताएंगे कि फेदोमीटर क्या मापता है। फेदोमीटर क्या मापता है। और जो इनके आंसर कर देना, समझ लेना कि तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही है, और जो आंसर नहीं कर पाए समझना कि तुम्हें अभी कहीं ना कहीं और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। उसके बाद बताइए एनीमोमीटर क्या मापता है। एनीमोमीटर क्या मापता है, बताइए। फेदोमीटर क्या मापता है, एनीमोमीटर क्या मापता है। आप सभी एकदम मस्त हो। अभिषेक यादव कहते हैं एंग्जाइटी हो रही है। अभिषेक मैं फिर से कहूंगा, एंग्जाइटी किसी चीज़ की दवा नहीं है। आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, हालांकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई भी एग्जाम इतना बड़ा नहीं कि वो इंसान की मेहनत के आगे टिक सका हो। एक चीज़ मैंने पर्सनली फील की है। तो एंग्जाइटी आप करोगे, आप आती हुई चीज़ों को बिगाड़ दोगे। यही तो कंट्रोल करना है, यही तो ज़िंदगी है, यही तो जीवन है। अगर आपने अपने गुस्से, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इन सब पे काम करके, इन सबको कंट्रोल करके पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आए तो फिर वही आप एक सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसी चीज़ को तो कंट्रोल करना है। पढ़ो भाई, मेहनत करो। और मैं कह रहा हूँ आप 6 घंटे अगर शिद्दत से पढ़ लो ना, दिन में कंटिन्यू होकर 6 घंटे शिद्दत से पढ़ लो, तो आपके एग्जाम को निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और 24 में से 6, 1/4 तो आप बड़े आराम से निकाल ही लोगे। तो बहुत सारे बच्चे जबरदस्त आंसर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर फेदोमीटर जो है वो क्या मापता है, समुद्र की गहराई। फेदोमीटर, जब आप समुद्र में जाते हैं दम घुटने लगता है, तो फेदोमीटर क्या मापता है, समुद्र की गहराई। यही बात थी, समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, फेदोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर क्या मापता है, वायु की गति मापता है। ठीक है, विंड की स्पीड मापता है, हवा की गति कौन मापता है, एनीमोमीटर मापता है। यहां तक की हमारी बात हो गई थी। अब सुनिए, एक चीज के बारे में मैंने आपको कल कहा था कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और वो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि पूरी फिजिक्स में हमें क्वांटिटियों का अध्ययन करना है, राशियों का अध्ययन करना है। ये बात जरा किस किस को समझ में आ गई थी, एक बार थम्स अप करो कि थ्रू आउट द फिजिक्स हमें केवल क्वांटिटियों का अध्ययन करना है। हो सकता है पहले चैप्टर में हम 4 क्वांटिटियों के बारे में जाने, सेकंड चैप्टर में 3 के बारे में जाने, तीसरे चैप्टर में 6 क्वांटिटियों के बारे में जाने, लेकिन है फिजिक्स पूरी क्वांटिटियों का अध्ययन, राशियों का अध्ययन। सारी कहानी राशियों के इर्द गिर्द ही घूमती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम जबरदस्त यार। देखो, अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप यहाँ पे पूछो प्लीज़ क्लास में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से। अगर आपके ऑफ टॉपिक डाउट है, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, रिवीजन कैसे करना चाहिए, ऑफ टॉपिक का मतलब ये नहीं, बहुत सारे बच्चे सर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, भाई वो तो मेरी भी नहीं बनी। तो पढ़ाई से अगर रिलेटेड आपके टॉपिक के अलग डाउट हैं तो आप मुझे ग्रुप में ना @ करके पूछा करो
यहां मैं सबके तो डाउट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाना भी होता है और वहां पे मन शांत भी रहता है, स्थिर रहता है, तो ज्यादा बेहतर मैं आपके डाउट बता सकता हूं। वहां पे @ करके मुझे टैग करके पूछ लिया करो, मैं अवश्य आपके डाउट बताऊंगा। ठीक है भाई, चलो तो बढ़ते हैं आगे और आज की कहानी को शुरुआत करते हैं हम कहां से, राशियों से ही शुरुआत करते हैं कि राशि और मात्रक क्या होते हैं। राशि तो आप सभी समझ ही गए कि नेचुरल घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं को रिवील करने के लिए, प्राकृतिक घटनाओं से पर्दा उठाने के लिए हमें राशियों की आवश्यकता पड़ेगी और उन राशियों की पढ़ाई ही हमें थ्रू आउट द चैप्टर करनी है। अब सुनिए, राशियों से ही सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि मात्रक। समझो क्या होता है मात्रक। भाई एक बात बताइए, आप दुकानदार के पास जाते हैं चीनी लेने और दुकानदार से आप कहते हैं कि भैया हमें 10 चीनी दे दो। कितनी चीनी दे दो? 10 चीनी दे दो। कोई आपसे पूछता है कि शहर ए से लेके शहर बी तक की दूरी कितनी है, तो आप कह दो भैया 10 दूर है। कितना दूर है? 10 दूर है। कोई आपसे पूछे कि शहर ए से शहर बी तक कितना समय लगेगा, आप कह दो भैया 10 का समय लगेगा। तो जरा मुझे बताइए, क्या ये इंफॉर्मेशन पूरी है? दुकानदार भैया तुम्हें उल्टा करके भगा और देंगे, धक पे क्या बात पूछ रहा है, 10 चीनी। 10 चीनी क्या होती है? यानी कि कुछ ना कुछ यहां पर कमी चल रही है। क्या कमी चल रही है, एक बार ध्यान से आप देखें। ये कंप्लीट कब होगा? जब आप यहां क्या लगाओगे? किलोग्राम लगाओगे, है कि नहीं है? ये कंप्लीट कब होगा? पूरा तहलका ही मच गया। ये कंप्लीट कब होगा? जब आप यहां क्या लगाओ? किलोमीटर, मीटर, कुछ भी लगाओ। ये कंप्लीट कब होगा? जब आप मिनट लगाओ, सेकंड लगाओ, कुछ भी लगाओ, है ना जी। तो समझो ये जो हैं, ये क्या है? राशियां, क्वांटिटी। ये क्या है? राशियां। भाई द्रव्यमान क्या है? एक राशि है। मास क्या है? एक क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है? एक क्वांटिटी है। टाइम क्या है? एक क्वांटिटी है, राशि है। टाइम क्या है? एक क्वांटिटी, राशि। आपने देखा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। एक तो है ये वाली वैल्यू, जिसको बच्चों हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैं इनको इधर लिख लूं अगर ये संभव हो तो, ये इसी के अंदर आ जाएंगे। मैं इनको 10-10 को यहां लिख लेता हूं। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। इनको क्या बोलते हैं हम? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। और इनको हम बोलते हैं यूनिट। इनको क्या बोलते हैं हम? यूनिट बोलते हैं। यानी कि एक किलोग्राम हो गया, किलोमीटर हो गया, मिनट हो गया, ये सभी क्या है? आपकी यूनिट है। यूनिट का मतलब ही क्या होता है? राशियां। यूनिट का मतलब होता है, सॉरी, मात्रक। मात्रक। और ये क्या है? ये क्वांटिटी है, यानी कि राशि है। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर किसी राशि को आपको व्यक्त करना है, किसी राशि को अगर आपको व्यक्त करना है पूरी तरह से, तो आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और दूसरा उसका मात्रक। बोलो जरा, ये बात किस किस को समझ में आ गई है? एक बार थम्स अप करिए। ये बात किस किस को समझ में आ गई कि किसी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ मात्रक की आवश्यकता होती है। कोई भी राशि मात्रक के बगैर अधूरी है। जैसे आप बाइक पे जा रहे होते हो, आपका दोस्त पूछा, ओ कितने की बाइक चलाई था ने आज? तुम कहोगे, आज तो मैंने 90 चलाई। भैया 90 क्या? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, क्या? आप उसको अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही। स्पीड एक क्वांटिटी है, 90 एक क्या है? 90 उसका मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर सेकंड उसकी यूनिट है। सही है। अब देखिए, ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिख दी कि राशि को मापने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? परिमाण और मात्रक की। देखिए, मात्रकों की कितनी प्रणालियां होती हैं? एक टॉपिक आपका आता है मात्रकों की प्रणाली। ये क्यों आता है? इसका जन्म क्यों होता है? समझेंगे थोड़ा सा। क्योंकि अलग अलग देशों में आप देखेंगे मात्रकों को, देखिए अलग अलग देशों में ना अलग अलग तरह के मात्रक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जैसे जो क्रिकेट लवर होंगे उनको ये बात जल्दी से समझ आएगी कि क्रिकेट में बॉल का जो वजन होता है वो कभी भी ग्राम में या किलोग्राम में नहीं मापा जाता। वो किस में मापा जाता है? आंसर करो। विदेशों में अगर आप प्लॉट देखें, एरिया देखें, मकान का क्षेत्रफल देखें, तो जैसे हमारे यहाँ गज में चलता है, मीटर में चलता है, वैसे ही वहां पे किस में चलता है? यार्ड में चलता है कि नहीं है? कुछ देशों में जो दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? फुट में मापी जाती है। तो अलग अलग देशों में मापन के अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 80% देशों की, अगर मैं बात करूं 80% कंट्रीज की, तो उनमें दूरी को मीटर में मापा जाता है, मास को किलोग्राम में मापा जाता है, द्रव्यमान को, और समय को सेकंड में मापा जाता है। वहीं अगर मैं 10% देशों की बात करूं तो दूरी को सेंटीमीटर में मापोगे, वजन को ग्राम में मापोगे, समय को सेकंड में, और बचे हुए कुछ 10% देशों में दूरी को फुट में, वजन को पाउंड में, और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है। वजन को किस में मापा जाता है?
पाउंड में मापा जाता है, वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब ये कौन से देश हैं? देखिए ये 80% देश एशिया के या पूरे वर्ल्ड के कहिए सबसे ज्यादा देश हैं, जिनमें आपका इंडिया भी शामिल है। और इंडिया में आप लगभग दूरी को मीटर में मापते हो, वजन को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हो। ये 10% देश कौन से हैं भैया? ये फ्रांस है आपका। और ये कौन से हैं? ब्रिटिश कंट्रीज हैं 10%। हमने ये चीज क्यों लिखी है? क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। अब सुनिए, इनका पहला लेटर आप उठा लीजिए, MKS, तो क्या बन जाएगा? MKS सिस्टम। इनका पहला लेटर उठाइए, क्या बन जाएगा? CGS सिस्टम। इनका पहला लेटर आप उठाइए, क्या बन जाएगा? FPS सिस्टम। कितना आसान है। तो MKS सिस्टम में पूछा जाता है MKS सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है मीट्रिक सिस्टम। CGS सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? इसके 3 नाम है, फ्रांस कहिए, डेसिमल कहिए या गॉसियन सिस्टम कहिए। और FPS सिस्टम जो है इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिटिश सिस्टम है। ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। बताइए क्या CGL की तैयारी से UPSI में मदद मिलेगी? बताइए सर। सचिन बहुत बढ़िया सवाल है तुम्हारा, ये अक्सर सवाल बच्चों का रहता है। एक बात मुझे बताइए, क्या UPSI के मैथ में 2 और 2 5 होते हैं और CGL के मैथ में 2 और 2 3 होते हैं? ये बताइए। नहीं ना, 4 ही होते हैं। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को पकड़ो, उस पर वार करो, उसको अच्छे से पढ़ो, हर एग्जाम आपका निकलेगा। आपने देखा होगा जब किसी आदमी का एक एग्जाम निकल जाता है ना, तो उसके सारे एग्जाम्स निकल जाते हैं, सारे एग्जाम। क्यों? क्योंकि उसका एक बार लेवल बन जाता है। आप लेवल बनाइए अपना, आपके सारे एग्जाम्स निकल जाएंगे। प्रिंसी मिश्रा, थैंक यू, है ना जी भैया। तो समझिए कि MKS, CGS, FPS 3 सिस्टम है और उनमें दूरी को मीटर में, वजन को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। MKS का दूसरा नाम मीट्रिक सिस्टम होता है, CGS का ये होता है और FPS का ये होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इनके नामों को याद रखने में। तो सुनो, जुगाड़ देखो, जुगाड़ क्या है भैया इसका? MKS सिस्टम में M शुरू में आता है, मीट्रिक में भी M शुरू में आता है, ठीक है। अब सुनो, CGS और FPS के लिए उल्टा याद रखना है, जिसका नाम F से शुरू होगा उसका दूसरा नाम F से शुरू नहीं होगा। जिसका नाम F से शुरू होगा उसका दूसरा नाम F से शुरू नहीं होगा, ठीक है। आप इसको बॉयफ्रेंड से भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, फेसबुक से याद रख लो। चलो यार, तुम अगर और थोड़ा सा सज्जन बनना चाहते हो, फेसबुक से याद रख लो, FB। FPS सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। CGS सिस्टम के 3 नाम है, फ्रांस है, डेसिमल है और गॉसियन सिस्टम है। बड़ा आसान सी बात है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। तो ये हो गई मात्रकों की प्रणाली। अच्छा सुनिए, अब एक और दिक्कत सामने आई। क्या आती है जी? कोरोना अभी गया, नाम भी लेना वैसे तो गलत है, बट फिर भी यूज कर लेते हैं हम। मान के चलिए सभी वैज्ञानिकों की एक मीटिंग चल रही है और उसमें भैया आपके फ्रांस के भी बैठे हैं, ब्रिटेन के भी बैठे हैं, अपने मोदी जी भी बैठे हैं। बात चल रही है कि कोरोना का ना वजन कितना था, जितना पूरी दुनिया का कोरोना है उसका वजन कितना था। तो मोदी जी कहते हैं कि भाइयों बहनों, जितना कोरोना पूरी दुनिया में गया है ये आधे किलो से ज्यादा नहीं होगा। अब सुनो भाई, आधी किलो तुम्हें तो समझ में आता है कि किलोग्राम क्या है। जिसके यहां वजन को ग्राम में मापा जाता हो या पाउंड में मापा जाता हो, उसको क्या समझ में आएगा? उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। मान लो किम जोंग है, अब किम जोंग क्या कहेगा? बंदूक निकालेगा, हथान देगा सबके ऊपर, ओ कोरोना आधा पाउंड था, किलोग्राम ग्राम कुछ नहीं होता। फिर भैया व्लादिमीर पुतिन जी भी कम नहीं है, वो भी मान लो खड़े हो गए, वो कहेंगे ए क्या पाउंड, ग्राम था ग्राम, यूक्रेन जैसा हाल कर देंगे, या तो ग्राम मानो। भैया यहां तो दिक्कत होने लग गई, यहां तो भैया लड़ाई छिड़ गई। अब इस लड़ाई का समाधान करने के लिए एक समझदार आदमी आया, उसने कहा कि एक काम करो, तुम लड़ाई बंद करो, अपने मात्रकों को अपने देश में रखो और एक ऐसा मात्रक इजाद कर लेते हैं, एक ऐसा मात्रक दुनिया में लेके आते हैं जो सबकी समझ में आए। अब समझो क्या मात्रक था वो। तो एक चौथा मात्रक होता है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो ये हो गई, चौथी सिस्टम ऑफ यूनिट्स आती है जिसका नाम है SI सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसका नाम ही समझो इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है? अंतरराष्ट्रीय पद्धति वो होती है जो पूरे अंतरराष्ट्रीय में फॉलो हो, इंटरनेशनली फॉलो हो। अब इंटरनेशनली हमने बनाया एक सिस्टम और उस सिस्टम को हमने कुछ ऐसे बांटा कि उस सिस्टम में हमने 3 तरह की चीजों को बांट दिया। अब समझो 3 तरह की चीजें क्या होती हैं। पहली तरह की चीजें, अगर आप एक गांव में रहते हैं तो हर गांव में 3 तरह के घर होते हैं। पहले घर वो होते हैं जिनके पास अपना पूरा सामान होता है, रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा सामान, वो किसी से कुछ नहीं लेते हैं ना ही देते हैं। तो ऐसे ही हुए मूल मात्रक। मूल मात्रक वो मात्रक हैं जिनको व्यक्त करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो कैसे? कैसे? अगर मैं कहता हूं लंबाई, तो लंबाई का मात्रक हो गया भैया मीटर। क्या इसको व्यक्त करने के लिए आपको किसी अन्य चीज की जरूरत है? आप कहोगे कोई जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। क्या हमें किसी और की जरूरत पड़ी किलोग्राम के अलावा? नहीं।
टाइम हो गया, समय हो गया, समय का मात्रक सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो गया, टेम्परेचर का केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला हो गया। कुछ बच्चों को तकलीफ होती है, सर ये तो बता ही नहीं है, सर ये क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बताना भी नहीं है यहां हमें ये नहीं बताना है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है, कि खाली हम अभी मात्रक पढ़ रहे हैं, बाद में इसका टॉपिक आएगा वहां समझेंगे। अभी बस आप ये समझिए कि 7 तरह की ऐसी क्वांटिटी हमारे सामने आई जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनके यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी और की जरूरत थी ही नहीं, ये अपने आप में सेपरेट थी। बात समझ आई? ये अपने आप में सबकी सब कैसी रही? बिल्कुल सेपरेट रही। तो इनको बोला गया मूल मात्रक। अब गांव में आते हैं दूसरी तरह के लोग। मनीष कह रहे हैं सर मेरा कमेंट आता है क्या? नहीं मनीष, तुम्हारा कमेंट नहीं आता, तुम्हारा कमेंट नहीं है, तुम्हारा कमेंट एलियनों के पास जा रहा है और रात को एलियन आएंगे, तुम ओम ओम भेज दिया होगा ना तुमने, रात को एलियन आएंगे तुम्हें उठा के ले जाएंगे वहीं। अरे यार काम की बात पूछो। अब मूल मात्रक का, व्युत्पन्न मात्रक आते हैं। गांव में दूसरी तरह के लोग आते हैं जो अपने पड़ोसियों पर निर्भर रहते हैं। तुम्हारे पड़ोसी होंगे, चक्कू चाहिए तो तुम्हारे घर, रिश्तेदार आ जाए 4 तो उनके पास कप भी नहीं होते, तुम्हारे घर भेज देंगे। 8 रिश्तेदार घर में आ जाए तो खाट लेने, कुर्सी लेने तो तुम्हारे घर भेज देंगे। होते कि नहीं होते? तो ऐसे मात्रक, ऐसी राशियां जो दूसरों पर निर्भर करती हैं। अब दूसरों पर किस पर निर्भर करेंगी? जो खुद में स्वतंत्र हो, जो खुद में कंप्लीट हो। तो बाकी सभी ऐसी राशियां जो इन पर डिपेंड करती हैं, किन पर? मूल मात्रकों पर डिपेंड करती हैं, उनको बोला गया ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक कितने हो सकते हैं समझिए। व्युत्पन्न मात्रक कितने हो सकते हैं भाई? पूरी फिजिक्स में अनंत राशियां हैं। आपका एक छोटा स्तर है इसलिए आपको लिमिटेड राशियां पढ़ाई जाती हैं। अगर फिजिक्स को देखें तो इनफाइनाइट राशियां हैं, ढेरों राशियां हैं इसमें। अब ढेरों में से 7 तो ऐसी हो गई कि जो अपने आप में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो बाकी की सब कैसी हैं? इन 7 से ही मिलकर बनती हैं। फिजिक्स की ऑल टोटल राशियां केवल इन 7 से मिलकर बनेंगी। पूरे फिजिक्स में आप ये चमत्कार देखोगे भी। इनको बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हमेशा चाल, स्पीड। मैंने एक एग्जांपल लिया है, फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या बनेगी भैया? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। ये दोनों कैसी राशि हैं? ये दोनों फंडामेंटल हैं कि नहीं है? ये दोनों मूल हैं कि नहीं है? तो इन्हीं से मिलकर कौन सी राशि बनी है? चाल बनी है। अब जितनी सारी आप राशियां देखेंगे उतनी सारी राशियां इन्हीं से मिलकर बनेंगी। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आता है ये कितनी होती हैं? भैया ये इनफाइनाइट होती है, मैंने आपको बता दिया। ये अनंत होती है, इनकी कोई संख्या नहीं है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह बच्चे करते हैं, उन्हें करवाया जाता है कि बहुत सारे मात्रक दे दिए जाते हैं। एक पेज पे 50 मात्रक देती है और तुम 5वीं क्लास के बच्चे की तरह, जैसे 5वीं क्लास में वो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वाली कहानी हम रटा करते थे, मैंने खुद रटी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे मुंह उठा के रटते हो। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, घनत्व का मात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। ऐसे करके तुम मात्रकों को रटना शुरू कर देते हो। अरे भैया क्या आवश्यकता है? चैप्टर में घनत्व आएगा, चैप्टर में त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, उसको सीखो, उसका फॉर्मूला समझो, मात्रक आप अपने आप बना लोगे। जैसे कि आपको चाल का फॉर्मूला अगर पता है तो फॉर्मूले से क्या बन जाएगा? मात्रक। मैंने क्या कहा था? पूरी फिजिक्स राशियों की स्टडी है। किसकी स्टडी है? राशियों की। ये है क्वांटिटी, ये है क्वांटिटी के मात्रक। अगर आपने क्वांटिटी को सीख लिया, समझ लिया, उसके बाद अच्छे से जान लिया तो मात्रक भी आप अच्छे से जान लोगे। अब बोलो आप किस तरीके से समझना चाहते हो? क्या मैं आपको 100 मात्रक रटने को दे दूं, या हर चैप्टर में जितनी राशियां होंगी उनके साथ ही हम सारे मात्रक और डायमेंशंस पढ़ते चलेंगे? जल्दी बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आई है कि आपको रटवा दिए जाएं 150 एक साथ, या फिर भाई साहब धीरे धीरे करके हम याद करते चलें, मतलब समझते चलें? अगर आपको क्वांटिटी समझ में आ गई तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और मैं आपसे वादा दिलाता हूं हर एक क्वांटिटी आपके दिमाग में यहां फिट करा दूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है? हाँ, मुंशी प्रेमचंद वाली कहानी थी, हम भी उसको रट ले जाते थे यार, कभी टीचर्स ने समझाया ही नहीं। यूपी बोर्ड वाले बच्चे होंगे, अगर गांव वाले बच्चे होंगे तो रिलेट कर पा रहे होंगे, उनकी जिंदगी बेचारों की बड़ी तबाह रहती है। भैया 10वीं क्लास में केमिस्ट्री भी नहीं आती थी हमको, तो सच बताएं, और मुझे नहीं, मेरे बैचमेट किसी को भी, घोट के पी लेते थे, रट जाते थे बस कि क्या है केमिस्ट्री। फिजिक्स में तो अभी एक आध बात पल्ले पड़ जाए, आसपास की दुनिया की है। अरे केमिस्ट्री में तो यार सल्फ्यूरिक पल्फ्यूरिक जाने क्या क्या आ गया, वो तो कभी देखा ना सुना। गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हमेशा, सरकारी स्कूल के, तो रट लेते थे भैया, घोट जाते थे। ठीक है, चलो समझ के पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया। अगर इस तरह का आपका कॉपरेशन है तो एकदम मजा ही आ जाएगा। चलो जी, अब यह बात होगी बहुत बढ़िया। अब सुनिए, जैसे शादियों में कई सारे तरह के रिश्तेदार आते हैं,
लेकिन एक रिश्तेदार बड़े विशेष होते हैं, कौन? तुम्हारे फूफा जी और तुम्हारे जीजा जी। वो भैया बिल्कुल अलग कैटेगरी का आदमी, उनको चाहिए फुल इज्जत। अगर उनको एक बार की जगह 2 बार पानी की नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा, अगर 4 बार पूछ लो तो हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। अगर उनको तुम वैसी खटिया पे सुला दो तो अरे हमारी तो इज्जत नहीं करी, अगर उनको तुम बढ़िया बेड पे सुला दो, अरे यार हमें तो क्या समझ रखा, जाने बेड दे दिया। इनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। तो वैसे ही तीसरी तरह की राशियां आई जिनको बोला गया संपूरक मात्रक। ये ऐसी हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसी हैं कि ना तो ये मूल मात्रकों में कवर होती हैं और ना ही ये व्युत्पन्न मात्रकों में कवर होती हैं। ना तो ये मूल मात्रकों में कवर होती हैं और ना ही ये व्युत्पन्न मात्रकों में कवर होती हैं। कौन कौन सी हैं भैया वो राशियां आपकी? एक फूफा जी और एक जीजा जी। एक होता है कोण और एक होता है आपका घन कोण। एक होता है आपका एंगल, एक होता है आपका सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है भैया? एंगल आप सब जानते हैं, ये सिंपल क्या है, एक एंगल है। एंगल की यूनिट क्या होती है? आप तो यहां डिग्री में पढ़ते हो, देखो फिर वही बात आ गई, इंडिया में एंगल को डिग्री में समझाया जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनली देखोगे तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है भैया? रेडियन। कौन सा मात्रक इस्तेमाल होता है? रेडियन। और ऐसा ही मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है तो कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन है। और घन कोण क्या होता है? आपने इस तरह का एक देखा होगा कभी, ये कहां देखते हो आप? जब तरबूज वाले के पास जाते हो, पैसे दिले हैं नहीं जेब में, तरबूज खाने का मन है, उससे कहते हो सैंपल दिखा सैंपल। तो वो जब तरबूज में से बाहर आपको निकाल के दिखाता है, एक कोन सा बन जाता है, शंकु सा बन जाता है। तो ये जो एंगल है इसको बच्चों आप क्या बोलते हो? सॉलिड एंगल बोलते हो, क्योंकि ये एक सॉलिड में बना हुआ है। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? स्टेरेडियन होती है। ठीक है जी। तो रेडियन हो गया और स्टेरेडियन हो गया। ये दो फूफा जी और जीजा जी ऐसे हो गए, इनको चाहिए फुल इज्जत। ये कहीं कवर नहीं हो रहे, ठीक है, ये कहीं भी कवर नहीं होते हैं, ना मूल मात्रकों में ना व्युत्पन्न मात्रकों में। अब क्वेश्चन आता है, बताइए मूल मात्रक कितने होते हैं? आप कहोगे सर मूल मात्रक होते हैं 7। मैं पूछूंगा व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं? आप कहोगे इनफाइनाइट होते हैं। मैं कहूंगा संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती हैं? आप कहोगे 2 होती हैं। सप्लीमेंट्री और ड्राइव्ड में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। संपूरक को अनंत बताता है और जब उस पर व्युत्पन्न पूछता हूं तो वो 2 बताता है। तुम तो गलती नहीं करोगे, मैंने अभी बता दिया कहां तुम गलती करते हो, पेपर में कहां गलती होती है। भाई बहुत सारा प्यार बच्चों का मिल रहा है, वेरी गुड। अवेशी जान, पता नहीं कौन है भैया, वो कह रहे हैं फिजिक्स की क्लास को डीपली पढ़ना चाहते हैं। देखो आपका, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यही लेवल है। अगर आपको करनी है रेडियो ऑपरेटर की तैयारी या स्पेशली कोई ऐसा एग्जाम जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो उसके लिए डिफेंस चैनल पर हमने क्लासेस चलाई हुई हैं। एनडीए का तिरंगा बैच चलाया हुआ है, एयरफोर्स का रक्षक बैच चला हुआ था। आप चाहें जहां से पढ़ लीजिए, दोनों जगह मैंने डीपली फिजिक्स करवाई है। ठीक है, वहां पर करवा दिया है अच्छा खासा 12th लेवल का, बहुत बेहतर, जहां से बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं। अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़िए। चलो जी भैया, तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताइए भैया सबको समझ में आ गया? जरा एक बार यस या नो बोलिए कि आपको ये बात समझ में आ गई कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि राशियों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मात्रकों की। मात्रकों के बगैर आप राशि को बता ही नहीं सकते। अब मात्रकों की कितनी प्रणाली? 4 तरह की प्रणाली है। 3 एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, लेकिन इनसे बात नहीं बन रही थी। कौन सी प्रणाली सामने लानी पड़ी हमें? एसआई सिस्टम सामने लाना पड़ा। एसआई सिस्टम को भी 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले ऐसे मात्रक जिनके लिए किसी और की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल। दूसरे जो इनसे मिलकर बनते हैं उनको ड्राइव्ड बोलते हैं, व्युत्पन्न बोलते हैं। तीसरे फूफा जी और जीजा जी जो कहीं कवर ही नहीं होते, उनको सप्लीमेंट्री बोला जाता है कि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो प्रिंसी, डॉली, मनीष, शीतल, निशा, लक्ष्मी, शिवाजी, राहुल, अरुण और मोनू, सभी बच्चों को बढ़िया समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार। चलो जी, अब एक बात और मुझे बताइए, एक क्वेश्चन और आता है आपका कहां से? एक क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण आविष्कारों से। भाई एक बात बताओ कि आपने देखे होंगे महत्वपूर्ण आविष्कार, यानी कि कुछ यंत्र देखे होंगे, कुछ आपने यंत्र देखे होंगे कि भाई ये आविष्कार किसने किया था। कल यंत्र तो कल हमने पढ़ लिए थे। अब बात आती है कि उन यंत्रों की खोज किसने की थी। तो जो कल हमने यंत्र पढ़े थे, जितने पढ़े थे, उनके आविष्कारक नहीं पूछे जाते हैं। जिनके आविष्कारक पूछे जाते हैं उनके मैं आपको करवाई देता हूं, और फिर वही जुगाड़ से मैं आपको बताता हूं कि क्या जुगाड़ है। चलो उनके बारे में कुछ जुगाड़ से देख लेते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण आविष्कारक। तो आविष्कारकों में देखो, फिर जुगाड़ लगाते हैं। क्वेश्चन आएगा मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो मुझे एक बात बताओ, उस जमाने से कौन कौन है? जब एक 10 रुपए का कूपन आता था, उसमें 6 रुपए 90 पैसे मिलते थे। खुर्चो, उसको डालो, उसका कोड, इतना ही बात थोड़ी बहुत आगे बढ़ती थी, इतना ही कूपन खत्म हो जाता था। तो मोबाइल में आपको क्या डालना पड़ता है?
कूपन डालना पड़ता है। मोबाइल में क्या डालना पड़ता है? कूपन डालना पड़ता है। तो याद रखेंगे मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कूपर साहब ने किया था। जी बिल्कुल। आप अगर एयरफोर्स के लिए पढ़िए, एनडीए के लिए पढ़िएगा, नेवी के लिए पढ़िए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पढ़िए, सब के लिए वो काम कर जाएगी। मार्टिन कूपर, ये हो गया इसका जुगाड़। अगला जुगाड़ आप देखेंगे प्यारे बच्चों, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन आता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, वैसे तो जिलेट एक कंपनी भी है और रेजर में तो रेजर खुद भी लगा हुआ है। तो जिलेट रेजर साहब ने किसका आविष्कार किया? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया। आगे देखें आप, रडार का आविष्कार। अब हमें यह जानना यहां जरूरी नहीं है कि रडार क्या होती है। रडार हम चैप्टर में जानेंगे साउंड वाले में। अभी बस ये समझ लो कि रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार किया था किसने? एक हरियाणा में ना कपड़ा होता है बच्चा, जिसको बोलते हैं डांगरी। मैंने तो ऐसे ही याद किया हुआ है। और डांगरी मतलब कपड़ा। तो रडार से क्या याद रखोगे? डांगरी। डांगरी क्या होता है? कपड़ा। कपड़ा कौन सिलता है? टेलर। तो टेलर एवं यंग ने किसका आविष्कार किया था? रडार का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखो, तड़ित चालक का आविष्कार यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर। अब लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है समझो। आपने देखा होगा ऊंची ऊंची इमारतों और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर एक लोहे की पत्ती ऊपर से लेकर नीचे तक लाई जाती है और जमीन में गाड़ दी जाती है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब बिजली पड़ती है ना, तो डायरेक्टली उसी पर पड़ जाती है, नीचे आ जाती है। वो बिल्डिंग को या मूर्ति को, स्टैचू को, इतने ऊंचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब जुगाड़ कैसे बनाएंगे? जुगाड़ बनाओ फिर से। भाई गांव में जब कोई आदमी गुस्सा होता है उसको बोलते रे ज्यादा तड़ी में मता, है ना, थोड़ा सा कूल हो ले। ज्यादा तड़ी में मता भैया, क्या हो जा? कूल हो जा। तो तड़ित चालक का आविष्कार यानी लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किसने किया था? लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने। बड़ा आसान है, याद रहेगा। अगला देखो आप, एक्सरे। कितना बढ़िया एक्सरे है ना। एक्सरे का आविष्कार। अब आप जा रहे हो अपनी उनसे मिलने, लेकिन रास्ते में मिल गए उनके भैया और पापा जी। अब पकड़ के आपका अंगूठा राइट हैंड का तोड़ दिया, तो आप कहां जाओगे? एक्सरे कराने। तो राइट हैंड का अंगूठा आपका टूट गया। राइट हैंड का अंगूठा आपका टूट गया, तो आप क्या कराने गए? एक्सरे कराने गए। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटजन ने। बहुत बढ़िया। रोंटजन साहब ने बुरके का आविष्कार किया। ए बुरका यार, बुरका उसने लिख रखा ना एक ने, इसलिए बुरका बुरका दिमाग में आ रहा है। ये क्या क्या लिख देते हैं यार। टेलीविजन का आविष्कार। देखिए टेलीविजन आप कहां बैठ के देखते हो? बेड पे बैठ के देखते हो। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड साहब ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। बड़ा आसान है। आगे देखिए, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया? गैस इंजन। अब सुनो, जब गांव में तो भैया चूल्हा होता है और चूल्हे बनती है चाय। रिश्तेदार आते हैं, पता चला इतनी देर लग गई उस चाय को बनने में कि रिश्तेदार आए, आकर चले गए। तुमने कहा अरे रुक जा यार थोड़ी देर। रिश्तेदार कहेंगे अरे यार हम पे इतना टाइम ही ना है। तो तुमने क्या सोचा यार, चलो अब तो गैस ले आते हैं। क्या ले आते हैं? गैस। तो गैस तुम क्यों लेके आए? क्योंकि रिश्तेदारों के पास क्या नहीं था? टाइम नहीं था। ऐसे तो बोलते हैं भाई, गांव में तो टाइम को टाइम ही बोल देते हैं। रिश्तेदारों के पास टाइम नहीं हुआ करता था, इसलिए हम क्या लेके चले आए भैया? गैस लेके चले आए। तो गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? डेमलर साहब ने गैस इंजन का आविष्कार किया था। आगे चले, प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया? हिंदी में बोलते हैं इसको मिसाइल, इंग्लिश में सॉरी, वैसे तो हिंदी वाले भी मिसाइल से ही समझेंगे, इससे समझेंगे भी नहीं। प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किसने किया? मिसाइल का। तो परीक्षा में पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रेन यानी कि दिमाग। बोलो चाहिए कि नहीं? परीक्षा में पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। तो किसने आविष्कार किया प्रक्षेपास्त्र का? वर्न वॉन ब्रॉन ने आविष्कार किया। देखो मैंने फिर से कल आपसे कहा था, अगर आप किसी भी चीज को अंधा रट्टा मारते हो, डायरेक्ट किसी भी चीज को रट्टा मार लो, तो अगर आपकी कैपेसिटी ह्यूमन ब्रेन की बड़ी खतरनाक है तो आप रट्टा मार सकते हो, नहीं तो भूल ही जाओगे 2-3-4 दिन में। इसलिए कुछ ना कुछ जुगाड़ अवश्य चीजों के साथ जोड़कर रखो। आगे देखो, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? भाई साहब हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक होता है कि पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर देगा। हाइड्रोजन बम इतना खतरनाक होता है कि पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर देगा। तो एडवर्ड टेलर साहब ने किसका आविष्कार किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। ठीक है, 8वां क्वेश्चन रह गया, देख लेते हैं एक बार। हाँ, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? 8वां क्वेश्चन रह गया था, परमाणु बम का आविष्कार। देखिए जहां परमाणु बम डलेगा ना, सबको ओपन कर देगा, खोल के रख देगा। भैया परमाणु बम डलेगा कहीं भी तो ब्लास्ट हो जाएंगे। ब्लास्ट का मतलब हर चीज ओपन हो जाएगी, खुल के रख जाएगी। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ओपनहीमर जी ने परमाणु बम का आविष्कार किया। देखिए जे रॉबर्ट ओपनहीमर, जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, इन्होंने जापान से मना किया था। जापान के जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनसे मना किया था कि इसको, सॉरी वहां के रशिया ने डाला था ना उसके ऊपर, जिसने भी डाला था, उन्होंने मना किया था कि भैया आप इसको जापान के ऊपर मत डालिए, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर मत डालिएगा।
ये मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि आप लोगों को परेशान करें, लेकिन भाई प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, किसकी सुनने वाले हैं, तो उन्होंने वहां पे डाल दिया था, है ना। तो उनको बड़ा दुख हुआ था इस बात से, और फिर उन्होंने इसको काफ़ी डिफ्यूज़ करने की कोशिश की थी, इसकी टेक्नोलॉजी को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको पकड़ लिया गया था और उनको ये टेक्नोलॉजी मिटाने नहीं दी गई थी। तो पता उनको भी था कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके मैनकाइंड के लिए बड़ी दिक्कत करने वाली चीज़ है, बट क्या हो सकते हैं, देर हो गई तब तक। आगे चलिए, ये हो गया और ये भी हो गया हाइड्रोजन बम। अब थोड़ा सा अंतर रखना, ठीक है। हाइड्रोजन बम क्या करता है, वर्ल्ड को खोल देगा। लेजर का आविष्कार, लेजर, अब यार लेजर देखो एक ऐसी चीज है ना कि लेजर से याद रखोगे आप ब्लेजर, लेजर से याद रखोगे ब्लेजर। ब्लेजर क्या होता है भैया, कोट होता है। कोट कौन पहनेगा, पीएचडी करा हुआ आदमी। एक पीएचडी करे हुए आदमी ने क्या पहन रखा, मस्त वाला कोट पहन रखा है, बेहतरीन वाला मस्त वाला कोट पहन रखा है। किसने, एक ब्लेजर पहने हुए आदमी ने। अब ये तो लेजर कौन सी है, वो मेलों में बिकने वाली 30, 35, 60 रुपए की लेजर है, जो बचपन में हम भी बड़े अपने आप को शर्लक होम्स महसूस किया करते थे, ऐसे जासूस बिल्कुल इसको लेके। लेजर वो नहीं होता है एक्चुअल में, ठीक है। लेजर होता है जिससे वेल्डिंग वगैरह की जाती है फाइन पार्ट्स पे, जिससे आपकी जो शेल्स जलाई जाती हैं, जो कैंसर में भी इस्तेमाल होती है, वो वाली होती है एक्चुअल में लेजर। तो ये तो खिलौना लेजर है। आगे देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो देखो कितना बढ़िया कंप्यूटर है। और कंप्यूटर आप बेबी की पहुंच से दूर रखना। बेबी कौन, अबे वो नहीं, बच्चे वाले बेबी। बेबी की पहुंच से दूर रखना क्योंकि वो दिक्कत कर देते हैं, है कि नहीं। बेबी पकड़ेंगे कंप्यूटर खराब कर देंगे, बच्चे जो होते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, बेबेज जी ने आविष्कार किया, चार्ल्स बेबेज पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन आता है जेट इंजन का आविष्कार। जेट इंजन, तो जेट इंजन से आप डायरेक्टली याद रखोगे फ्रैंक व्हीटले। क्या याद रखोगे, फ्रैंक व्हीटले। जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक व्हीटले साहब ने। जेट इंजन क्या होता है, जो फाइटर प्लेन्स वगैरह को एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है। चलो अगले सवाल की बात करें हम। माइक्रोफोन का आविष्कार, कितना बढ़िया माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन भी देख लो, लड़के बड़ी गड़बड़ करते हैं। ये है माइक्रोफोन, यहां माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो भैया जी माइक्रोफोन का आविष्कार, देखिए जैसे फोन में क्या बजती है, बेल बजती है। फोन में क्या बजती है, बेल, यानी कि घंटी बजती है। तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल जी ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सभी बच्चे जबरदस्त आंसर कर रहे हैं। कुछ का नॉलेज लेवल में देख पा रहा हूं पहले से ही, बहुत अच्छा है, एकदम जबरदस्त बच्चों। यही रखो, आप निश्चित तौर पर सफलता पा जाओगे। रश्मि, बिल्कुल विमा पूछी जाती है, विमा हम कल बताएंगे। आपके स्तर पे वैसे विमा नहीं पूछी जाती है, मतलब एमटीएस वगैरह के एग्जाम में मात्रा को तक ही काम चला दिया जाता है। आगे देखो, स्कूटर, देखो कितना बढ़िया स्कूटर। स्कूटर का आविष्कार किसने किया। अब आप और आपके दोस्त एक ही कमरे में रहते हैं और आपका दोस्त कहता है आपसे, अरे यार जाके ब्रेड लिया, तुम बड़े मक्कार, तुम कहो पहले अपना स्कूटर दिखा, जब तक स्कूटर नहीं देखो ब्रेड लेने नहीं जाऊंगा। तो आपका दोस्त ब्रेड लेने किससे जाता है, स्कूटर से जाता है। तो ब्रॉड शॉ ने किसका आविष्कार किया था, स्कूटर का आविष्कार किया था। आगे देखें, फाउंटेन पेन के आविष्कारक, फाउंटेन पेन के आविष्कारक, तो याद रखना एक आदमी पानी में, एक आदमी पानी में पेन लेकर तैर रहा है, एक आदमी पानी में पेन लेकर तैर रहा है। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। आज तो फोटो काफी अच्छी है, हाँ बेटा तुम इन्हीं सब चीजों को देखोगे, ठीक है। आगे देखिए, टाइपराइटर का आविष्कार, यह आपने अक्सर देखा होगा, तहसील वगैरह में देखा होगा टाइपराइटर। अब हमारे यहां एक लड़का ऐसा है कि वो खाली क्वेश्चन टाइप करता है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। खाली क्वेश्चन टाइप करता है और क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बच्चों, सॉल्व हो जाते हैं। तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया, सोल्स ने किया था। गुरुजी स्कूटर नहीं दिख रहा बेटा, जब एक आध नंबर कम रह जाएगा ना पेपर में, सब स्कूटर दिख जाएगा। सही से स्कूटर को देख लो, इधर उधर नजर मत दौड़ाओ। तो एक बच्चा ऐसा हमारे यहां जो खाली क्वेश्चन टाइप करता है और क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। ये सेफ्टी लैंप पता है क्या, जो गांव में लालटेन होती है, इसी को इतना लंबा चौड़ा सेफ्टी लैंप बोल दिया है, सिंपल वाली लालटेन है। और जब बात हो सेफ्टी की तो बोलो सबसे पहले कौन आते हैं, हमारे डैडी सबसे पहले सामने आते हैं जब सेफ्टी की बात होती है। देखो ट्रिक्स का ना ये फायदा है, ट्रिक्स का ये फायदा है कि आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगी, ना आपको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत है। जैसे ही एग्जाम में ऑप्शन आएगा तुरंत आपको याद आ जाएंगे। एक बार जरा मुझे बताओ, क्या आपको लग रही है कुछ हेल्प हो जाएगी हमारी ट्रिक के माध्यम से, या डायरेक्ट रटने वाली विद्या में ही आप विश्वास रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मशीन गन का आविष्कार। मशीन गन, तो देखिए एक हमारा दोस्त था जेम्स, कौन था, जेम्स, उसके पास क्या थी, गन, उसके पास क्या थी, गन। तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने, उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया पुलिस ने। क्यों, क्योंकि जेम्स के पास क्या थी, गन, मशीन गन। तो जेम्स के पास मशीन गन थी, इसलिए उसको किसने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया। तो जेम्स पकल ने किसका आविष्कार किया, मशीन गन का आविष्कार किया। अच्छे से याद रखना चीजों को।
आगे देखें आप, बैटरी का आविष्कार। तो बैटरी से क्या निकलता है? वोल्टेज निकलता है। बड़ा आसान है। बैटरी से क्या निकलता है? वोल्टेज निकलता है। बिल्कुल आसान है। अगला देखें स्टीम इंजन। तो हालांकि सब जानते हैं कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट साहब ने किया था, और मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने एक कारनामा कर दिया था। माँ बाप उनके थे नहीं, अपने अंकल आंटी के पास रहते थे, आंटी उनके उनसे काम करवाती थी, रिश्तेदार आए हुए थे। उन्होंने बनवाई चाय, और उन्होंने देखा कि यार जो भाप है ना, भाप से तो उसकी प्लेट भी ऊपर उठ गई, चाय के ऊपर, चाय के बर्तन के ऊपर जो प्लेट रखी हुई थी वो भी ऊपर उठ गई। उन्होंने कहा यार भाप में तो बड़ी ताकत है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया और फिर इससे क्या चला दिया गया? इंजन चला दिया गया। चलो जी आगे बढ़े। अगला सवाल है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? डीजल इंजन, तो याद रखना रुडोल्फ डीजल, नाम में ही लगा है, रुडोल्फ डीजल साहब ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। डायनामाइट, तो डायनामाइट क्या था भैया? दो भाई थे, नोबेल भाई थे दो। इनका एक का नाम अल्फ्रेड था, एक का नाम कुछ और था, पता नहीं। ये नोबेल भाई थे दो। इनकी एक अपनी फैक्ट्री थी, कंपनी थी, जिसमें क्या बना करता था? डायनामाइट बना करता था। वो ब्लास्ट हो गई, अल्फ्रेड नोबेल साहब की उसमें मौत हो गई। तो इनके भाई ने कहा कि इस कंपनी से अर्जित जितना भी पैसा है, कमाया हुआ जितना भी पैसा है, इसको हम पुरस्कार देने में लगा देंगे। और वही पुरस्कार दिया जाता है कौन सा? अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पर नोबेल पुरस्कार। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल जी ने नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट क्या होता है? एक तरह का एक्सप्लोसिव होता है, विस्फोटक होता है, जिसका इस्तेमाल चट्टानों वगैरह को, पहाड़ पर्वतों को उखाड़ने उधेड़ने में किया जाता है। बड़ा आसान। आगे देखें कैलकुलेटर। अब एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें अगर पेपर में कैलकुलेटर दे दूं तो कौन नहीं है जो ऐसा पास नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से पास हो जाओगे। कैलकुलेटर मिलते ही तुम खटाक खटाक से पास हो जाओगे। ठीक है, आगे देखें साइकिल का आविष्कार। देखो साइकिल का आविष्कार। अब भाई साइकिल से मिलने के लिए, जब हम अपने उनसे मिलने के लिए जाते हैं, गरीब लोग, मैं और तुम, तो किससे जाओगे? मतलब मैं तो नहीं करता ऐसे काम, तुम किससे जाओगे? साइकिल से जाओगे। तो मिलने के लिए आप किन से जाते हो? जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी साइकिल से ही जाना पड़ेगा। नौकरी लगने के बाद तो गाड़ी मिल जाएगी। आगे देखें एयर कंडीशनर का आविष्कार। तो जैसे ही तुम अपने घर में एसी लेके आओगे, ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही अपने घर में एसी लाओगे, ओवरलोड होना शुरू हो जाएगा। और कैरियर एक कंपनी भी है एसी की, तो ऐसे भी याद रख सकते हो, चाहे जैसे तुम्हारा मन करे। जुगाड़ बहुत है, जुगाड़ बहुत सारे हैं। आगे एक भैया कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, इसको यहीं रोक देते हैं। तो भैया आज जो हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स की। और क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये पाएंगे कि एटम होता है, और एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस होता है। और अगर हम बात करें इसकी जो वेव इक्वेशन लिखी जाती है, जो न्यूक्लियस होता है इसकी एक होती है वेव इक्वेशन, जिससे हम इसको डिफाइन कर पाते हैं, किसको? न्यूक्लियस को। और वेव इक्वेशन को हम डिफाइन कर पाते हैं इन सिंबल्स के थ्रू। ये इसकी वेव इक्वेशन होती है। पहली वेव इक्वेशन ये होती है। अगर मैं दूसरी वेव इक्वेशन की बात करूं न्यूक्लियस की, तो ये हो जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसकी दूसरी इक्वेशन हो जाती है। अब यहां पे बात आती है कि जो अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल लगता है, अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल लगता है, अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग साहब ये कहते हैं कि किसी भी कण का एक समय पर आप मोमेंटम और लेवल बढ़ाएं, थोड़ा सा बढ़ाएं, बताओ। हाइजेनबर्ग साहब ने यह कहा कि किसी भी कण की एक साथ स्थिति का और संवेग का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है, यानी कि मोमेंटम और पोजीशन को आप एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक वेव नंबर दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम NH/2π का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो उसकी ऑर्बिट को लेगा। उसके बाद ही उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी, एक रेडबर्ग कांस्टेंट दिया, और उन्होंने कहा कि जो एनर्जी होती है किसी भी ऑर्बिट की, वो होती है n² π² h² mkZe²/n⁻²। ये एक इक्वेशन उन्होंने बताई। और थोड़ा सा आगे चलें, कहां गए वो भैया? लेवल वाले भैया आ जाओ। अरे यार, तुम MTS की तैयारी कर रहे हो, तुम कोई तोप बनानी सीख रहे हो, तुम कोई मिसाइल बनानी सीख रहे हो, तुम कोई साइंटिस्ट बन रहे हो। MTS में जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, जितना हम सीख रहे हैं मिलकर, जो सीख रहे हैं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन जिसे कह देते हैं। ठीक है, चलो
अरे ये मजाक था, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये मजाक था, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आ जाओ। ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया? देखिए, अरे आ जाओ, आ गई आवाज आ गई। ट्रैक्टर कहां चलता है भैया? खेतों में चलता है, फॉर्म्स में चलता है। तो ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट फॉर्मिच साहब ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया। रॉबर्ट फॉर्मिच साहब ने ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। अरे खांसी आ गई थी, खांसी को थोड़ी सुनते तुम, इसलिए आवाज तो बंद कर दी भाई। अगला आप देखिए क्वेश्चन। रिवॉल्वर का आविष्कार, ये अम्मा बड़ी फेमस हुई थी अभी। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर में क्या लगे होते हैं भैया? बोल्ट लगे होते हैं भैया, नट बोल्ट से मिलकर बनती है। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोल्ट। कोल्ट से याद आ जाएगा आपको बोल्ट। तो रिवॉल्वर का आविष्कार किया सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है भैया। अब देखिए, एक थी मशीन गन। मशीन गन अलग चीज होती है। मशीन गन क्या होती है? एक बार लोड करो, खटखट खटखट बहुत सारी फायरिंग कर देती है, लेकिन इसमें 6, 8, 10 ऐसे राउंड फिक्स होते हैं। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स को पुलिस पकड़ के ले गई थी, तो जेम्स पकड़। और रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का। तो भाई साहब, जब आप अपने पड़ोसियों के यहां रेडियो मांगने जाते हो, भाई आपको नहीं है तो पड़ोसी के पास ही जाओगे। अब जब पड़ोसी के पास जाओगे तो पड़ोसी क्या कहते हैं? बड़े मक्कार हैं, रेडियो है भी, फिर क्या कहेंगे? हमारा कोना, हमारे नहीं है रेडियो, हमारे रेडियो नहीं है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी साहब ने रेडियो का आविष्कार किया। आगे देखें। अगला सवाल, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन सर की जो सबसे फेमस थ्योरी है वो ये है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप सब लोग भी इसी को जानते हैं, लेकिन याद रखना, इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। नोबेल प्राइज इन्हें इसके लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। ये होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या होता है? इसके बारे में जानना है नहीं आपको, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 12th लेवल की चीज है, आपके यहाँ 10th लेवल तक का चलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए ना क्या मिला? ये। अब इसका जुगाड़ निकाल लो कि जब किसी को नोबेल प्राइज मिलता है तो वो क्या करता है? फोटो खिंचवाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन सर नोबेल प्राइज लेते हुए क्या करा रहे हैं? फोटो खिंचवा रहे हैं। अब आपको कभी नहीं भूलोगे कि नोबेल प्राइज किस चीज के लिए उन्हें मिला था। फिर अगला क्वेश्चन ये भी आता है, अगला क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिलेटिविटी थ्योरी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत, जो अभी मैंने आपको बताया, ये किसने दिया? क्योंकि ये इनका फेमस है सापेक्षता का सिद्धांत, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। तो इसको कहोगे आप, ये किसने दिया था? ये सर आइंस्टाइन ने हमें दिया था। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने हमें ये दिया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है, डायनामो की खोज किसने की? तो डायनामो क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। आपका जो जनरेटर हो गया, एक तरह का डायनामो है। अगर आप छोटा जनरेटर ले लोगे, उसे उस पर साइकिल के, बाइक के पहिए पे लगा दोगे, तो पहिए के घूमने से वो भी घूमेगा, और घूमने की वजह से वो क्या दे देगा? आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। तो डायनामो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे साहब ने। ट्रांसफार्मर का आविष्कार और डायनामो का आविष्कार सब किसने किया? माइकल फैराडे ने। ये बड़े ही फेमस साइंटिस्ट थे। किसके फॉर्म में, किसके क्षेत्र में रहे? इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बड़े ही फेमस साइंटिस्ट रहे थे। इन्होंने एक ऐसी पहेली सुलझाई थी जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन, सर न्यूटन तक नहीं सुलझा पाए थे। कौन सी पहेली थी? इन्होंने ये कहा था कि अगर मान के चलो मैं इस पेन को गिराता हूं, तो ये पेन ऐसे ही क्यों गिरता है? मतलब अगर गिरेगा तो एक निश्चित पैटर्न पे गिरेगा, ये वैसे ही क्यों गिरा, ये ऐसे क्यों नहीं गिर गया? तो इन्होंने बताया कि ग्रेविटी ना हर चीज पे फोर्स लगाती रहती है लगातार, और उस फोर्स की वजह से चीजें लगातार नीचे गिरती हैं। तो उस टाइम लोग इनकी बातों पे हंसे, क्योंकि लोगों का दिमाग उस टाइम पे बुद्धिमत्ता का स्तर ही उतना नहीं था कि वो इन गॉड गिफ्टेड लोगों की बातों को समझ सके। वास्तव में गॉड गिफ्टेड थे, क्योंकि सोचो, जब दुनिया दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगी थी ना, तब ये लोग खोजें कर रहे थे। जब हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, तब यहां पे खड़े हो गए जिन्होंने कभी यूनिवर्स को देखा ही नहीं, ऊपर से वो यूनिवर्स के बारे में बातें कर रहे हैं साइंटिस्ट। जॉन केपलर, जिनके पास कुछ देखने को ही नहीं था उसको, ग्रहों के, उन्होंने ग्रहों के बारे में बता दिया बैठे बैठे। पी टॉलमी हो गए। तो ये वास्तव में गॉड गिफ्टेड लोग थे। तो माइकल फैराडे साहब ने किसका आविष्कार किया? डायनामो का आविष्कार किया। ट्रांसफार्मर का आविष्कार भी मैंने आपको कहीं ना कहीं बता दिया किसने किया, माइकल फैराडे साहब ने ही किया। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस के नियम किसने दिए, इलेक्ट्रोलिसिस के नियम, तो वो भी किसने दिए? माइकल फैराडे ने। क्या होते हैं हालांकि जानने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आपके आसपास की ही चीज है। जैसे मान लो आपने देखी होगी चम्मच पे क्या होती है? निकल की पॉलिश होती है। बाइक के जो हैंडल होते हैं उन पे भी किसकी पॉलिश होती है? निकल की ही पॉलिश होती है। तो वो सब पॉलिश किससे की जाती है? इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों से ही की जाती है।
ये किसने दिए थे? आपके माइकल फैराडे साहब ने दिए थे। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट अभी हुए हमारे स्टीफन हॉकिंग। इस सदी के तो सबसे महान साइंटिस्ट यही है, स्टीफन हॉकिंग। पूछा गया था क्वेश्चन एक कि ये हैं कौन? देखो कितना आसान सवाल है, और आसान ये इसलिए भी नहीं है, मान भी सकते हो, क्योंकि लोगों को साइंटिस्टों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आजकल लोग किनको जानना चाहते हैं? एक्ट्रेस को जानना चाहते हैं। हीरोइनों के नाम पूछ लो 10 बता देंगे, हीरो के नाम पूछ लो 50 बता देंगे, आईपीएल चला हुआ है, क्रिकेटरों के नाम पूछ लो 100 बता देंगे, साइंटिस्ट के नाम पूछ लो 0 हो जाएंगे, गलागुप्त हो जाएंगे। कोई पुराने धुराने याद होंगे जो किताबों में पढ़े होंगे, फिलहाल के नहीं पता होंगे। मैं पूछूं इसरो का चीफ कौन है, तो वो तुम बता दोगे किसके कारण, ताकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बाकी मैं उसके बारे में और डिटेल पूछूं कुछ नहीं बता पाओगे। तो हमारी यूथ की दिक्कत है, इसलिए ऐसे सवाल आते हैं कि स्टीफन हॉकिंग क्या है? भैया वैज्ञानिक है, पक्का 2-4 इनमें से पियानो वादक, गिटार वादक, अमेरिकी राजनेता, ये सब भी लगा के ही आए होंगे। जबकि ये कौन है? आपके स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक है। किस चीज की खोज की थी इन्होंने सबसे बड़ी डिस्कवरी की थी ब्लैक होल, जिसके बारे में मुद्दा उठाया था किसने? सर आइंस्टाइन ने उठाया था। अब ब्लैक होल की हिंदी मुझसे मत पूछना, ब्लैक होल को ब्लैक होल ही कहते हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स में एक ऐसी घटना है कि उसका मास जो है ना बहुत इनफाइनाइट है, द्रव्यमान बहुत इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ब्लैक होल में से एक चम्मच ब्लैक होल निकालें तो ये मान लो कि वो तुम्हारे पूरी गैलेक्सी के बराबर होगा उसका मास। इतना खतरनाक भारी चीज है वो ब्लैक होल जिसको हम बोलते हैं। उसके पास से कुछ भी जाएगा तो उसको पार करके गुजर ही नहीं जा पाएगा। उसकी ग्रेविटी इतनी है कि उसको अपनी तरफ खींच लेगा हर चीज को। इवन प्रकाश भी नहीं जा सकता, प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है जी, तो ये हो गए आपकी कुछ इन्वेंशंस, और ये मेरी लास्ट इन्वेंशन थी आज की हमारी, जिनमें हमने कुल मिला के 35 इन्वेंशन पढ़ी। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल रट जाइए, घोट जाइए। वैसे रटने घोटने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक से याद करो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तो भैया जी आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती है। पहले तो यूनिट क्या होती है आप समझोगे कि अब देखो दिमाग में ना इसी तरह माइंड में बनाओ कि यूनिट क्या होती है। ऐसे रैंडमली रटोगे ना तो कभी भी समझ में नहीं आएगा। आप हमेशा चीजों को रिलेट करके पढ़ो कि भैया यूनिट क्या होती है। मैंने बताया कि किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। अच्छा जी, अब आप कहीं भी पढ़ लेते हो सर सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 होते हैं। भैया क्यों होते हैं? आज हमने रीजन समझा क्यों होते हैं। मैंने आपको 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताए, फिर चौथा बताया। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में या तो पहला लाया जाता है एमकेएस, और आप देखोगे चौथा सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो भी एमकेएस से ही निकला है थोड़ा सा, है ना। देखा आपने, वो भी कहां से बना है? एमकेएस से ही बना है, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकंड उसी में इस्तेमाल होते हैं, और एसआई में भी मीटर किलोग्राम सेकंड ही इस्तेमाल होते हैं। और उसके बाद हमने कुछ देखे फेमस से साइंटिस्ट और उनकी इन्वेंशंस। तो ये बात रही आज की। और आपके हिसाब से अगर मैं किसी भी जनरल एग्जाम के हिसाब से बात करूं तो पहला चैप्टर जो कि मापन है, मेजरमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। अगर मैं कहूं पूरी फिजिक्स से 50% आएगा तो इससे 50% आएगा। अगर मैं कहूं 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो एक क्वेश्चन कल और आज की क्लास से ही आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं देखने को। और ऐसा तो है नहीं कि ये चैप्टर खत्म हो गया, हालांकि खत्म हो गया, लेकिन ये चैप्टर तो पूरी फिजिक्स में चलेगा। ये तो एक बेस है, ये तो एक फाउंडेशन है, ये तो एक नींव बनी है। भाई हम पूरी फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? राशियां पढ़ेंगे, क्वांटिटी तो पढ़ेंगे, और क्वांटिटियों की क्या पढ़ेंगे? मात्रक पढ़ते चले जाएंगे। तो रटना कुछ है ही नहीं। साथ के साथ हम हर एक चैप्टर में क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन सीखेंगे, उसका मात्रक पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, यहीं से बस क्वेश्चन आते हैं। तो चलो, उम्मीद है सबको बढ़िया लगी होगी क्लास। शानदार तरीके से मेहनत करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिएगा। किसी भी चीज को डायरेक्ट मत रटो, या तो उसका लॉजिक समझो या फिर उसके पीछे कुछ जुगाड़ बनाओ, ट्रिक बनाओ, तो ही आप चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो बच्चों मिलते हैं कल के